lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। हमने जो ऑलरेडी जर्नल स्टार्ट कर रखी है, ठीक है, जर्नल की ही नेक्स्ट क्लास हम कवर करेंगे, जिसमें आज हम अपनी ओपनिंग एंट्री के बारे में सीखेंगे, बैड डेट्स की एंट्री और इसके अलावा भी कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं, उनको कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में, ठीक है। तो अच्छे से सुनना इंपॉर्टेंट है। तो ओपनिंग एंट्री क्या होती है? कहता है जब भी कोई फर्म अपनी बिजनेस को स्टार्ट करती है, ठीक है, या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करती है, या फिर एक साल बाद मतलब 1 अप्रैल को जब न्यू अकाउंट स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे जो फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी? ओपनिंग एंट्री, ठीक है। तो एट दी स्टार्टिंग मेरे पास क्या क्या पड़ा है? तो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग मान था, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था वही मेरे लिए ओपनिंग हुआ या नहीं हुआ? ये समझ रहे हो? अगर लास्ट ईयर 31 मार्च 2024 को मेरे पास लगा लो बैंक में पड़े हैं 1 लाख, ओके, फर्नीचर है 50,000 का, और उसके बाद बिल्डिंग है 30 लाख की, तो ये चीज़ें जो मेरे पास है यही सारी क्या होगी? 1 अप्रैल 2025 के लिए ओपनिंग होगी कि नहीं होगी? ये समझ रहे हो? तो ये सब क्या होता है जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो पड़ा है सामान, ठीक है, जो लास्ट ईयर का क्या था, क्लोजिंग था, या बिल्कुल नया अगर स्टार्ट करें तो हम कैसे कैपिटल लगा रहे हैं, तो वो चीज़ किस में आती है? ओपनिंग एंट्री में। सो हर फर्म स्टार्ट करती है अपनी बुक्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच न्यू ईयर। So since the closing balances of last year have to be carry forward to the next year, तो जो फर्स्ट एंट्री है हर साल की जनरल में वो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस की लिखेंगे कि क्या एसेट्स क्या लाइबिलिटीज हैं। तो ये फर्स्ट एंट्री है, तो इसीलिए हम इसको ओपनिंग एंट्री कहते हैं। और इस एंट्री में जो अकाउंट्स है सारे एसेट्स के वो डेबिट किए जाते हैं, क्योंकि एसेट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस, एडी याद करवा रखा है ना। और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और अगर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन नहीं है तो वो जो टोटल आया, मतलब एसेट लिख दिया, एसेट अकाउंट डेबिट लिख दिए सारे, टू लाइबिलिटीज अकाउंट लिख दिए, तो जो इनका बैलेंस बचा, लगा लो एसेट तो है 10 लाख की और लाइबिलिटी है 8 लाख की, तो जो 2 लाख बैलेंस बचा तो वो हमारी क्या होगी? कैपिटल होगी। तो वैसे हम करके निकाल लेते हैं कैपिटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, कहता फॉर एग्जाम्पल हमारी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में एसेट्स पड़ी हैं कैश 8,000, बैंक में 20,000, स्टॉक में 54,000, डेटर्स 47,000, डेटर्स में अलग अलग गिवन है, और मशीनरी 60,000, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो ये सारी क्या है? एसेट्स, जो हमारी संपत्ति है जहाँ से पैसा आना है। तो कैश 8,000, बैंक 20,000 सेम चल रहा है, स्टॉक 54,000, डेटर्स ने अलग अलग अशोक का 12,000, पवन का 15,000, विवेक का 20,000 लिख दिया है, ठीक है, और मशीनरी 60,000 की पड़ी है। यहाँ तक समझ आया? अभी गुडविल रुको कैसे आई, ठीक है। टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितनी है? क्रेडिटर 20,000 की और कैपिटल 2 लाख की। तो टू लाइबिलिटीज कितनी है? टू चमनलाल 7,000 और 13,000 दोनों क्रेडिटर, और 2 लाख की क्या है? कैपिटल है। तो मुझे एक बात बताओ, इस साइड का टोटल कितना हो गया? 2 लाख 13,000 7 20, तो 2,20,000 हो गया कि नहीं हो गया? और मैं अगर इस साइड का टोटल करती हूँ इतना, तो इतना टोटल निकल के आ रहा है 1,89,000, 1,89,000। तो जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर बचा डेबिट साइड, अब दोनों एंट्रीज आपको ये तो पता है ना, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, ये तो अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो 2,12,000 में से जब मैं 1,89,000 निकालूंगी तो जो 31,000 आएगा, ये सुन लो यहीं पे, कि अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो वो गुडविल जाता है 31,000, अगर ये क्रेडिट में बैलेंस बचता तो ये कैपिटल रिजर्व के नाम से जाता। किस नाम से? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। वो क्या होता है वो बता दूंगी आगे, ठीक है। एक रिजर्व बना के रखते हैं फ्यूचर लॉसेस के लिए, वो चीज़ होती है कि पैसे साइड में रखे हुए हैं फ्यूचर लॉसेस के लिए, तो वो होता है हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ आया? डेबिट में बैलेंस बचेगा, ये यही क्लियर कर लो, ये पूरे अकाउंट्स में काम आएगा। गुडविल, क्रेडिट में बैलेंस बचेगा तो कैपिटल रिजर्व, ये होती है आपकी ओपनिंग एंट्री। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट एंट्री है आपकी बैड डेट्स की। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स क्या होते हैं बच्चे? जब भी आपके कोई डेटर्स होते हैं, डेटर्स कौन है अब बताओ मेरे को फटाफट? डेटर्स होते हैं हमारी एसेट, एसेट मतलब जिनसे पैसा आना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल लगा लो, वेट यहाँ करते हैं इसको अच्छे से, मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, कोई भी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है। मैंने आगे किसी कस्टमर को कस्टमर लगा लो ए है, उसको मैंने सामान बेचा 20,000 का। कितने का सामान बेच दिया मैंने उसको? 20,000 का। तो मेरे जो है 20,000 रुपये आने हैं इससे उधार पे, तो ये पैसा अभी आना है लेकिन आया नहीं, तो ये मेरी क्या बन गई? एसेट बन गई कि मेरा पैसा आना है। तो इसको मैं कहती हूँ डेटर्स। इसको मैं क्या कहती हूँ? डेटर। जो मेरे देनदार हैं, समझ आई, इन्होंने मेरे पैसे देने हैं, तो वो क्या होते हैं? डेटर। अगर यही अब मैंने एक्स लिमिटेड थी, मैंने 20,000 का सामान बेचा था, किसको? ए को, ये चलता पता नहीं क्यों नहीं है, ठीक है, 20,000 का मैंने सामान बेचा था ए को। अगर ये कल को मुकर जाए कि मेरे को पैसे देता ही नहीं, मैं तो दिवालिया हो गया जी, इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, कर लो क्या कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे डेटर बैड डेट्स हो गए। क्या हो गए? बैड डेट्स।
अब ए कौन हुआ हमारा, बैड डेट हो गया कि इसने हमारे पैसे मार लिए, समझ आए, वो चीज होती है। तो बैड डेट्स क्या है, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट, जब हम उधार में सामान बेचते हैं और जो अमाउंट है वो इरिकवरेबल हो जाए, या वो ऐसा आएगा ही नहीं, डूब गया ड्यू टू इज इंसॉल्वेंसी या किसी भी रीजन की वजह से, तो जो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। तो इसको जो है रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट खुलेगा, बैड डेट अकाउंट। तो मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बैड डेट क्या हो गया, एक्सपेंस लॉस हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बैड डेट क्या होगा, बैड डेट हमारा लॉस है तो वो क्या होगा, डेबिट। और जो अकाउंट ए मुझे देने थे, ए मैंने क्या रख रखा है, एसेट में रख रखा है, ए तो मैंने एसेट दिखा रखा है डेटर में किसके पैसे आने हैं। अब एसेट कम होगी क्योंकि खत्म ही हो गई, ये तो हमें पता लगेगा किसने पैसे नहीं देने, तो एसेट कम होगी, एसेट का अकाउंट होता है डेबिट, और कम होगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो टू ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बैड डेट्स टू ए आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो, फॉर एग्जाम्पल रवि जिसने हमें 10,000 देने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया और 30 पैसा इन्हें रुपये दिए, मतलब 30% ही दे पाया, तो मतलब कैश में तो 3,000 आ गया और 10,000 देने थे 3 आ गया, तो बैड डेट कितने के हो गए, 7,000 के, और रवि कितने से कम हो गया, 10,000 से। समझ आया, इजी। 30 पैसा इन्हें रुपये मतलब 100 का में से 30 दे पाया, तो 30% ही तो हो गया ना, तो 10,000 का 30% 3,000 दे पाया, 7,000 बैड डेट हो गए, तो 10,000 हमारा क्या हो गया, रवि खत्म हो गया भाई हमारा। ठीक है, बैड डेट हो गई तो हमारे, ठीक है, ये एंट्री है। और अगर कभी बैड डेट रिकवर हो जाए, मतलब अब इस रवि ने हमारे 7,000 रुपए नहीं दिए थे, ठीक है, इस साल तो इसने दिए नहीं, नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, इसने पैसे दे दिए, इसके पास कहीं से पैसे आ गए, इसने हमें दे दिए, तो हमारा एंट्री क्या होगी, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया कैश अकाउंट टू किस नाम का, बैड डेट्स रिकवर्ड नाम का। देखो क्या था, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब इस कुछ स्पेशल एंट्री स्टार्ट होंगी, सब स्पेशल एंट्रीज यहाँ देख लो पहले। ठीक है, सो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है, समटाइम इट सो हैपेंस दैट जो बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ सब्सिक्वेंटली क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तो इस केस में जो एंट्री होगी वो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। लेकिन ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जो पर्सनल अकाउंट है, अब यहाँ पे XYZ ए का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी हम खत्म कर चुके थे बैड डेट की एंट्री में। डेबिट किया होगा जब पैसे आने थे, क्रेडिट कर दिया तो वो तो अकाउंट ही खत्म कर दिया ना हमने, तो अब यहाँ पे ए का नाम नहीं आएगा कि इसे पैसे आ गए, यहाँ पे क्या आएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। इजी, ठीक है, ये था बैड डेट्स का। अब है एक चीज होती है आउटस्टैंडिंग और एक चीज होती है प्रीपेड, ये समझो यहाँ पे देखो। चलो, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दो चीजें होती हैं। देखो, आउटस्टैंडिंग बहुत आराम से अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, प्रीपेड नाम से ही क्लियर हो रहा है वैसे तो। अब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग लगा लो, मार्च का मंथ है, मार्च के मंथ में जो लोगों की सैलरी है वो आप देते हो 31 तारीख को, 31 मार्च आ गई, तो मुझे एक बात बताओ, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक लोगों ने काम तो कर लिया, पेमेंट करना बाकी है अभी, तो इसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। जो काम तो हो गया, पेमेंट ड्यू भी हो गई है, अभी हमने पेमेंट की नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है कि पेमेंट करनी है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी हुई कि नहीं हुई, ये हमारे लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी हुई, ये हमारे लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी हुई। बात समझ आई। और प्रीपेड क्या है कि अगर मैं 1 ही तारीख को इनको सैलरी दे देती और 1 से 31 ये बाद में काम करते, तो ये मेरे क्या हो जाती, प्रीपेड, पहले ही पेमेंट कर दी काम करवाने से पहले, तो ये मेरी एसेट है क्योंकि मैंने पेमेंट ऑलरेडी कर दी, अब ये इनको काम करना ही करना पड़ेगा। समझे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारा क्या है कि पेमेंट ड्यू हो चुकी है लेकिन पेमेंट अभी की नहीं है, इसीलिए हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी, और ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। क्यों, क्योंकि अभी पेमेंट होनी है, इससे हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा। ठीक है, ये बात समझ आई, लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। और प्रीपेड इसका उल्टा है, प्रीपेड क्या है कि अभी जो है ड्यू नहीं हुआ, मतलब ड्यू नहीं हुए थे लेकिन हमने पेमेंट कर दी ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होगी, एसेट होगी, एसेट बढ़ेगी इससे हमारी। ये समझ आया। तो अब यहाँ पे समझो इसको। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, देखो, इट इज क्वाइट कॉमन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज टू बी लेफ्ट विद सम एक्सपेंसेस विच आर येट टू बी पेड, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो अभी पेमेंट करनी बाकी है। आज इसको रन क्या हुआ, चल ही नहीं रहा। चलो, विच आर येट टू बी पेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ड्यू टू वन रीजन और द अनदर। तो इन एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो करंट ईयर में पेमेंट तो करनी थी लेकिन हम इनको पे नहीं कर पाए। लेकिन फॉर एग्जांपल देख लो, अगर एक एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं हम 1,000 हर महीने की और हम सिर्फ 11 महीने की सैलरी दे पाए, तो 11,000 तो हमने उसको पे कर दिया, 1,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। काम तो उसने पूरे साल किया, सैलरी हमने उसको दी 11 महीने की, तो 1 महीने की सैलरी क्या होगी, आउटस्टैंडिंग। तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, लाइबिलिटी क्रिएट हुई और सैलरी भी बढ़ी। अभी तक जो सैलरी की एंट्री हमने की होगी वो कितने की होगी, 11,000 की। एक्चुअल कितने की करनी थी, 12 की, तो सैलरी की एंट्री करनी पड़ेगी।
ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, जो एक्सपेंस है सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 और लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, और लाइबिलिटी का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, यहाँ तक समझ आया। तो ये कौन सा रूल लगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला, और ये सैलरी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या है, एक लाइबिलिटी है, सो ये क्रेडिट हुआ है क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सनल अकाउंट को, वो चीज आ जाएगी। वैसे इतना डीपली करने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो, ठीक है। फिर आ गया प्रीपेड, इसका उल्टा जो मैंने अभी आपको करवाया। प्रीपेड क्या है, कहता है देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, लेकिन हमने इसी साल पे कर दिए हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इनका जो बेनिफिट है वो तो नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है। लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम है, 1 जुलाई को 1200 की पेमेंट कर दी जो कि अगले साल के लिए थी, तो एंट्री क्या हुई, इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, नहीं अगले साल के लिए नहीं थी, सुनो, कहता इंश्योरेंस प्रीमियम में 1200 1 जुलाई को पे की 1 साल के लिए, तो हमने एंट्री क्या की होगी, नॉर्मल एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश पे कर दिया। ये तो नॉर्मल है कि अगर मैं कोई पेमेंट कर रही हूँ तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और कैश जा रहा है, उससे एंट्री हो गई। अब एक और चीज सुनो, यहाँ पे उसने क्या किया, 12 जुलाई को पेमेंट की, 1 जुलाई को पेमेंट की 1200 की, ठीक है, 1 जुलाई 2016 तक, लेकिन मुझे जो पेमेंट करनी है वो करनी है 31 मार्च की। बुक्स कब क्लोज हो जाएंगी, 31 मार्च 2017 को, ठीक है। तो जब उसके बाद की जो मैंने पेमेंट की, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, जो 4 महीने हैं या 3 महीने हैं, अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, जब भी हमें कोई मंथ कैलकुलेट करना होता है ना, तो ये ध्यान रखा करो उसमें 1 है या 31 या 30 है। अगर तो 1 है तो उस मंथ को काउंट करेंगे, लेकिन 30 31 है उसको क्या, एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देखते, रुको, वेट फॉर अ व्हाइल, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ। देखो 1 जुलाई 2016 को उसने पेमेंट की, ठीक है, 1 जुलाई 2016 को 31 मार्च 2017 तक की, तो यहाँ पे कितने महीने की हुई हमारी, 1 जुलाई है तो इसको ऐड करेंगे क्योंकि जुलाई की पेमेंट है, अगस्त की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि 31 मार्च भी है, तो 9 महीने की पेमेंट तो हमें करनी थी। लेकिन उसके बाद अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई और जून की जो पेमेंट की है 3 महीने की, वो हमने एक्स्ट्रा की है, तो 300 रुपए क्या हो गए, प्रीपेड हो गए कि नहीं हो गए। अगर पूरे साल के 1200 हैं, कैसे निकालते हैं ये, अगर 1200 12 महीने के हैं तो 3 महीने के कितने होंगे, 300 होंगे, ठीक है। तो 3 महीने क्या हो गए, प्रीपेड हो गए, और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या बनेगा, एसेट बनेगा, एसेट बनेगा तो क्या होगा, डेबिट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कम कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ से, कि हमने इस साल तो भाई 900 ही देना था, 300 तो एक्स्ट्रा लिख दिया था हमने, ठीक है, समझ आया। उसके बाद होता है डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट लेके आते हैं, लैंड को छोड़ के, लैंड का थोड़ा अलग सीन रहता है, नॉर्मल देखना, ठीक है, नॉर्मल देखो, तो कोई भी हम अपनी एसेट लेके आ रहे हैं, लाइक आप लगा लो कोई आप प्लांट एंड मशीनरी ले आए, तो जब आप मशीनरी ले आए तो उसकी वैल्यू डाउन जाएगी जब आप उसको यूज करोगे। अब आप लेके आए 10 लाख की मशीनरी, 2 साल आपने यूज भी कर लिया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो 10 की 10 लाख की बिक जाएगी, नहीं, ऑब्वियसली कम बिकेगी। तो जब नॉर्मल वियर एंड टीयर के कारण, मतलब नॉर्मल बिजनेस में यूज करते हैं जब हम एसेट को, तो उसकी जो वैल्यू है टाइम टू टाइम डाउन जाती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है और डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया हमारे लिए। तो ये हम एसेट की वैल्यू डाउन जा रही है तो हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट की वैल्यू डाउन गई तो एसेट क्रेडिट टू एसेट, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन है, देखो, इट इज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम। ये एक बिजनेस एक्सपेंस है बट कैश में नहीं पे किया जाता, तो नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो अगर एसेट कम हो रही है, एसेट का अकाउंट क्या होता है, डेबिट, और अगर कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एसेट क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। यहाँ तक समझ आया। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब यहाँ पे एक चीज समझो, एक होती है कैपिटल, एक होती है ड्राइंग। देखो एक चीज होती है, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं हम इसको, चलो ठीक है, एक चीज होती है कैपिटल, एक चीज होती है ड्राइंग। वैसे तो मैंने आपको ये क्लियर कर रखा है, ठीक है, एक होता है कैपिटल, एक होती है ड्राइंग। तो जो कैपिटल है ना, वो हमने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी साइड में ही आती है, राइट, लाइबिलिटी साइड में ये क्या आएगी, आती है, ये तो हमें पता ही है। तो इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा लाइबिलिटी साइड में जब ये आई, लाइबिलिटी साइड में जब ये आई, तो इसके लिए क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो कौन किसको पे करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस है वो ओनर को पे करेगा,
अब ओनर ने पैसा लगाया है, ओनर ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, तो जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस पे करेगा किसको, ओनर को। तो इसके लिए खर्चा हो गया कि नहीं हो गया, और इसके लिए कैपिटल बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ये समझ आया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा होता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या होती है, इनकम होती है, ध्यान रखना, क्योंकि ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए ओनर ने पैसा निकाल लिया, उस पर वो इंटरेस्ट पे करेगा किसको, बिजनेस को, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो पढ़ो अब इसको। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कहता है इन ऑर्डर टू असरटेन द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम बिजनेस को इंटरेस्ट दें, बिजनेस जो है चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रोवाइडर्स कैपिटल, प्रॉफिट जो उसके बाद बचता है वो रियल प्रॉफिट होता है जो बिजनेस ने कमाया होता है। तो ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो लॉस है ना, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कैपिटल बढ़ जाएगी तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, तो क्या करेंगे हम, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, या ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चीज आ जाएगी, समझ आया, इजी है, ठीक है, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये होगा, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन, बस ये लास्ट कर लो, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहले एंट्री है रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल ये बैड डेट्स था, इस साल ये क्या होगा, बैड डेट रिकवर, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर 20,000, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 20,000, इजी है, लुक, ठीक है। आगे क्या आएगा, सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स 50,000, ड्यू है तो आउटस्टैंडिंग हो गया कि नहीं हो गया, आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, क्रेडिट, तो सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना आ गया, 50,000, इजी। थर्ड देखो, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, इस साल हमने 10,000 जो है नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया, तो ये क्या है, प्रीपेड, प्रीपेड है तो एसेट बना, एसेट क्या होगा, डेबिट, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट टू रेंट अकाउंट, इजी, 10,000, कोई मुश्किल नहीं है। तो फोर्थ देखो, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, जो फर्नीचर है 50,000, तो 50,000 पे 10% कितना हो गया, 5,000 का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर 5,000, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर 5,000, इजी, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 10 लाख की कैपिटल पे, तो 10 लाख पे 12%, 1,20,000 हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ये भी किया था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा है फॉर द बिजनेस टू कैपिटल, ठीक है, कैपिटल बढ़ गई, और चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000, तो 8,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है, तो ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000, और ये हो गया इसका टोटल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये थी कुछ स्पेशल एंट्रीज जिनको करवाना जरूरी था, ठीक है, इसको कीजिए अच्छे से, मुझे लगता है 1-2 रह गई हैं बस, कुछ एंट्रीज रह गई रिलेटेड टू गुड्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करके इस चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.